सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर यार मैं एक ही शॉट में पूरा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कवर कर रहा हूँ विद क्वेश्चंस विद एग्जांपल। अगर आपको प्रायर नॉलेज इसकी है या नहीं, आपको रिवाइज करना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशली आप यहाँ पर आए हो तो भी यार आप पूरा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करके ही जाओगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। और आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपकी सारी सप्लीमेंट्री, आपकी जो भी सारी बुक्स हैं उनकी आप क्वेश्चंस आराम से लगा पाओगे। सिर्फ एक वीडियो में आपकी पूरी एटम एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैं खत्म कराने जा रहा हूँ। सो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। सो यार क्लास 9 का जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपके सेकंड टर्म्स के लिए। तो बेसिक जो पहला चैप्टर आता है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। तो पहले चलते हैं यार आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो बेसिक यार इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। तो आपका 500 BC में एक इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने एक परमाणु नाम का एक हमें सब्सटेंस दिया और उस परमाणु नाम के सब्सटेंस को उन्होंने बोला कि ये ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम स्मॉल पार्टिकल में फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर मैं किसी पार्टिकल को आप एक हद तक, मतलब किसी भी, जैसे पनीर आपने ले लिया, आपने कुछ भी अगर दूसरा सब्सटेंस लिया, उसे आप काटते गए काटते गए काटते गए, आपकी एक स्टेट ऐसी आएगी जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो स्टेट जो कहते हैं उसे हम कहते हैं परमाणु। ये हमारे इंडियन फिलोसोफर 500 BC में महर्षि कन्नड़ ने दिया था परमाणु। लेकिन बाद में आपके जो फॉरेन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इसका ही नाम यहाँ पर एटम्स रख दिया। तो बेसिक पार्ट जो एटम का है, वो एक एटम ऐसी चीज है जिसे आप फर्दर डिवाइड्स नहीं कर सकते, जिन्हें आपका मतलब उसका डिवाइडेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं यार कि एटम्स के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यार एक बात बता दूं कि जैसे कि आपने आपकी कार्टून सीरियल्स में या टीवी पे अधिकतर देखा होगा कि जब भी कुछ केमिस्ट्री लैब में कुछ काम होता है तो कभी कुछ गलत मिल जाने से वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है या जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, तो किसी भी चीज़ को, एटम्स को मिलाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को मिलाने के लिए, कंपाउंड्स को मिलाने के लिए, इन सबको मिलाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर लॉ दिया होता है। लॉ मतलब क्या, हमारे पास उसके फंक्शन का तरीका है कि भाई इस तरीके से आप करो तो आपका जो सब्सटेंस है आप चाहते हो तो वैसा ही आपको सब्सटेंस मिलेगा। तो केमिस्ट्री में ये इनके लॉ लिखे गए हैं कि आपको किस तरीके से एटम को आपस में मिक्स करना है और किस तरीके से आपको एक से दो सब्सटेंस को मिला के तीसरा सब्सटेंस बनाना है। तो यार लॉस 4 या 5 हैं इसमें, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2 लॉ हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूं यहां पर। वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो भैया अब आपने ये बता दिया मुझे कि ये लॉस होते हैं, लेकिन अब ये तो बताओ कि ये लॉ है क्या। तो रुको जरा यार, बताने जा रहा हूं। आगे यार बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा है यार कि इसमें पहले समझो एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। एक रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप किसी केमिस्ट्री लैब में गए तो आपने एक सब्सटेंस लिया, मतलब 2 सब्सटेंस लिए, बेसिकली कुछ भी 2 सब्सटेंस ले लिए, उन्हें आप आपस में मिक्स कर रहे हो। देन आपका जो आउटकम है तीसरा, वो आपके पास मिलके यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बना रहा है। तो ये पूरे मिक्सिंग को, पूरे केमिस्ट्री लैब में हम जो भी ये काम कर रहे हैं, 2 सब्सटेंस लेके नया एक और सब्सटेंस बना रहे हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक और अगर आप मैं बहुत नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप घर में कुछ खाना पका रहे हो तो बेसिक आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, आप उसमें सब्जियां डाल रहे हो, आप उसमें मसाले डाल रहे हो, आप उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी पानी डाल रहे हो, आपका जो भी पूरी तैयार कर रहे हो, उसमें लास्ट में आपके पास जो आता है वो आपकी सब्जी आती है। मतलब जो भी आपकी सब्जी बना रहे हो या जो भी चीजें बना रहे हो वो लास्ट आउटकम होता है। तो वो भी एक तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन है। उसमें आपका वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें आप हीट दे रहे हो, उसमें आप गैस के थ्रू हीट दे रहे हो अपनी चीज़ों को, जिससे आपकी सब्जी जल्दी बने, जिससे आपकी सब्जी अच्छे से पक जाए। तो वो हीट देना भी बहुत ज़रूरी है उसमें आपके मसाले वगैरह मिक्स करना भी ज़रूरी है। तो यही एक तरीका होता है कि आपके केमिकल को मिला के एक अच्छा
कंपोनेंट लाना। लेकिन यार सोचो कि आपके मसाले ज़्यादा हो जाएं, ये आपका नमक वगैरह या मसाले ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, या कुछ भी अगर आपका सब्जी में ज़्यादा हो जाता है, तो आप जैसी सब्जी चाहते हो वैसी सब्जी आपके पास नहीं बन के पाती है। तो सेम उसी तरह है कि अगर आपने एटम्स को गलत रेशियो में डाला, आपने 1 डालना था 2 डाल दिए, आपने उनका मास ढंग से मेजर नहीं किया, तो आपके पास आपको जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए ये लॉज बनाए गए हैं। तो जो पहला लॉ है यार वो आपका यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी रिएक्शन में यार 2 चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो चीज़ आप मिला रहे हो, जिस चीज़ों से मिला के आप सब्सटेंस बना रहे हो, वो चीज़ आपकी रिएक्टेंट। जैसे आपके मसाले, आपकी सब्जी, आपका वाटर, ये सब क्या है आपके रिएक्टेंट्स। और जो लास्ट में आपके आउटकम्स आ रहे हैं वो यार आपका प्रोडक्ट। जैसे आपकी सब्जी जो आ रही है वो आपका है प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन को लिखने का तरीका यार ऐसे होता है कि हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं, देन एरो करके एक ये एरो साइन बना के हम राइट साइड में प्रोडक्ट्स लिखते हैं, जो कि हमारा सब्सटेंस यहाँ पर ऑब्टेन होता है। आगे यार चलते हैं आपके फर्दर में। आपको मैं बता दूं कि आप जब मसाले उसमें मिला रहे हो, आपके अगर मैं कुकिंग की बात करूं तो आप किसी भी चीज़ में कोई भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो तो वो इंग्रेडिएंट्स का मास कभी नहीं जाता। एक फर्दर मतलब बहुत एस्टिमेशन से बात करूं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मसाले हैं वो मतलब सब्जी बनने के बाद अगर उन्हें मेज़र किया जाए तो वो उन मसालों का वजन ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा यार। आपने जो भी कुछ उसमें डाला है उसका वजन और आपका लास्ट सब्जी का वजन लगभग सेम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल लेबोरेटरी में तो यार इसका वजन एग्जैक्ट सेम होता है, क्योंकि वहां पर हम सब्जी का केस हम अपनी नेचुरल थिंग अपनी डेली रूटीन्स में बेसिकली देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें सब्जी का जो वजन है या फिर उसके बाद आपके लैब में सारे जो केमिकल्स हैं उनका जो आपका वेट है वो आपका बिल्कुल सेम रहता है आपका। तो इसी लॉ से, इसी बात से ये लॉ आता है जिसमें हम बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट में यूज किया है उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होगा। ना तो मास कम हुआ होगा ना मास बढ़ा होगा। जितना मास आपने दिया है उतने मास का ही आपके पास सब्सटेंस यहां पर बना होगा। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं इस थ्योरम से या इस लॉ से मैं बोल सकता हूं कि मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो मास आप कभी जनरेट कर सकते हो ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ना तो कभी मास आपका हट रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपका कभी भी ये ना क्रिएट हो पा रहा है और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो गाइज अगर बात करूं मैं, अगर इसे अपने न्यूमेरिकल टर्म में अगर मैंने लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जो कि है आपका मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अगर मैं रिएक्टेंट्स में देखूं तो ए और बी है, जो कि है मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी किसके इक्वल है, मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी के। ओके आगे यार बात कर लेते हैं दूसरा लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अधिकतर यार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, तो बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे मैंने अभी बात करी कि अभी तो ये बात हो गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों आपस में सेम रहता है। लेकिन मैंने अभी इससे पहले आपको ये बताया था कि अगर आपने अपनी कुकिंग में या आप कुछ चीज़ बना रहे हो उसमें अगर आप कुछ भी मसाले वगैरह इधर उधर कर दो तो आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है, बशर्ते आपको कुछ और मिल जाए। मतलब बेसिकली आपकी जो भी चीज़ बना रहे हो आप वो आपका गंदा बन जाए, अच्छा बन जाए, वो कुछ, लेकिन जो आपको चाहिए एग्जैक्ट रेशियो वो आपको एग्जैक्ट रेशियो के मसाले में ही मिलेगा, आपका एग्जैक्ट रेशियो की सब्जी में ही मिलेगा, आपका एग्जैक्ट रेशियो के पानी में ही मिलेगा। तो वैसे ही हमारा यार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब रहता है कि अगर मुझे मान के चलो एक सब्सटेंस बनाना है, जैसे मैंने बात करी H2O इज वाटर, सबको आई थिंक पता ही होगा H2O जो होता है वो वाटर होता है। तो अगर मुझे वाटर बनाना है तो मेरा साइंटिफिक पहले से ही डिसाइड है, साइंटिफिक एक डिसाइड हो चुका है कि आपका जो H2O है उसमें H 1 ग्राम होना चाहिए और
8 ग्राम आपके ऑक्सीजन होना चाहिए इन रेशियो। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो मुझे 1:8 में चाहिए ही चाहिए। मतलब 1:8 रेशियो का मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन। किसी H2O में हमें 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब बोलोगे भैया अगर मुझे ज़्यादा मतलब 1 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्या होगा, 9 ग्राम H2O बनेगा हमारे पास। लेकिन भैया अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट का H2O चाहिए, मुझे ज़्यादा का पानी चाहिए, तो मैं कैसे मिलाऊंगा? तो यार उसी रेशियो में मिलाना है आपको। बात कर लेते हैं, अगर मुझे 2 ग्राम H2O लूँ तो मुझे 16 ग्राम O लेना पड़ेगा H2O बनाने के लिए, ज़्यादा H2O बनाने के लिए, क्योंकि इनका रेशियो अगर तुम देखोगे तो 1:8 ही आ रहा है। अगर मैं इन्हें यहाँ पर कट कर दूं तो इसका रेशियो जो है 1:8 ही आ रहा है। अगर मैं H2O में 3:24 ले लूं तो ये भी क्या है, सेम है, इसका रेशियो भी 1:8 ही आ रहा है। दीज ऑल आर सेम। तो ये जो H2O के रेशियोज यहाँ पे लिए गए हैं वो सारे सेम है। तो इनका प्रोपोर्शन कैसे लेना है, आपको कितना अमाउंट चाहिए और एक फिक्स अमाउंट में आपको प्रोपोर्शन उसी तरीके से डालना होगा। तो बेसिक प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि एक कंपाउंड मतलब अगर किसी दो अलग अलग या एक या दो से ज़्यादा तुम एटम्स को मिलाओ और एक सब्सटेंस बना दो तो उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। मतलब एक एक वर्ड से समझते हैं कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स, मतलब जिन कंपाउंडों में, मतलब जैसे ये दो अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग इन द सेंस ये अलग H2O कभी बनाया है, ये अलग H2O बनाया है, लेकिन इनमें सेम एटम्स तो हैं, इनमें भी 2 H है, इसमें एक O है, इसमें भी 2 H है, एक O है। तो सेम एलिमेंट अगर दो कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उनका डेफिनाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब उन जो हम प्रोपोर्शन डाल रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनाइट होना चाहिए। डेफिनाइट मतलब इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। उनके मास का बाय उनके मास के मतलब उनका मास का जो हम प्रोपोर्शन लेंगे वो आपका यहाँ पर डेफिनाइट होना चाहिए। सो गाइस, मुझे लगता है कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा। अब यार आगे चलते हैं, आपकी फर्दर आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या थ्योरी दी थी और फिर मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हम पूरा यहाँ पर इसमें कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं यार अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। यार ये डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक जो एटम की थ्योरी है वो सबसे पहले यही लाए थे। तो इनके जो पॉस्टुलेट्स थे, इनके कुछ बातें थी वो यार हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या कहना था एटम के बारे में और एक एटम कैसा था इनके हिसाब से, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक यार आपको मैं बता दूँ, पहले ये बोलते हैं कि ऑल मैटर, जो भी चीज़ है, मतलब मैटर आप समझते हैं, आपने आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैटर जो भी आपके सराउंडिंग में जितना भी कुछ है वो सब मैटर है। आप एक पेपर को ले लें, आप इस मार्कर को ले लें, आप फोन को ले लें, आप किसी भी चीज़ को ले लें, वो सब छोटे छोटे मैटर से मिलके बना हुआ है। तो वो सब क्या है, एक मैटर के फॉर्म में है। तो जो भी चीज़, ऑल मैटर मेड विथ सम स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो भी मैटर किसी भी चीज़ से जो बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मतलब वो ऐसा स्मॉल पार्टिकल है जिनका हमने स्मॉल पार्टिकल रख के एक मैटर यहाँ पर बनाया है। तो बेसिक में आपको बता दूं, डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ 6 पॉस्टुलेट्स दिए थे। अब आपको शायद लग रहा होगा कि पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं भैया। पॉस्टुलेट्स हमने पहले तो पॉस्टुलेट्स लाइक कि आपने किसी चीज़ की स्टडी करी, आपने किसी चीज़ पर रिसर्च करी, देन आप उसके बारे में कुछ 5 या 6 पॉइंट बता रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और इसके बारे में ये है, ये है। तो इसका मतलब क्या है, पॉस्टुलेट्स। तो जो पहला पॉस्टुलेट जो डाल्टन ने यहाँ पर दिया था वो यार आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 6 पॉस्टुलेट। मैं आपको पूरे सारे पॉस्टुलेट समझा देता हूँ। पहला जो पॉस्टुलेट है वो है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो कि हमने यहां पर पहले ही डेफिनेशन में देख चुके हैं कि जो भी मैटर्स हैं वो आपके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स जिनका नाम है
एटम। आगे यार सेकंड पॉइंट में बात कर लूँ, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स वो चीज है जो कि इंडिविजिबल मतलब उन्हें हम तोड़ नहीं सकते। इंडिविजिबल का मतलब डिविजिबल जो तोड़ सकते हैं, इनका मतलब जिन्हें नहीं तोड़ सकते। तो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो कि ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, जितने एटम्स हैं उतने ही रहेंगे, और ना ही उसे फर्दर डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। आगे यार थर्ड पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थर्ड पॉइंट जो है, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो हैं वो मास में आइडेंटिकल है, मतलब हर एटम का तुम्हें मास पता होगा। अभी हम आगे मास और इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, तो आपको हर एटम का यहाँ पर मास पता होगा, आपको हर एटम का उनका एटॉमिक नंबर पता होगा, आपको हर एटम के बारे में ये पता होगा कि हाँ भाई ये वाला एटम इस चीज के लिए काम करता है, या इस एटम को मिलाने से ये होगा। तो हर मेटल की हर एटम की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। फोर्थ जो इन्हें पोस्टुलेट दिया था वो पोस्टुलेट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको बताया कि अगर एटम अलग अलग एटम्स हैं, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सबका अपना डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट नंबर है, और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनकी खुद की मतलब कुछ हाइड्रोजन कुछ और करता है, ऑक्सीजन कुछ और करता है, सोडियम कुछ और करता है, तो इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में डिफरेंट हैं। आगे यार मैं बात कर लेता हूँ फिफ्थ पोस्टुलेट की। तो फिफ्थ पोस्टुलेट जो कहता है वो कहता है, एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम एक ऐसी चीज है जिनसे, अब मैंने बताया ना कि आपको कंपाउंड्स, मैंने आपको इससे पहले में बताया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिक कंपाउंड्स होते हैं कि आप अगर 2-3 एटम को साथ में ले रहे हैं, अलग अलग एटम को, बेसिकली अलग अलग एटम को साथ में ले रहे हैं और उन्हें मिक्स कर दे रहे हैं, जो सब्सटेंस आपका बन के आ रहा है यहाँ पर, वो आपका बेसिक कंपाउंड है। आप उस एक सब्सटेंस को जिसमें 2-3 एलिमेंट संग में हैं, 2-3 एटम संग में हैं, उस सब्सटेंस को आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड। तो आपका बोला जा रहा है कि एटम जो है कंबाइन होते हैं रेशियो में, स्मॉल रेशियो में होल नंबर्स मतलब आपके 1 2 3 5 इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले लॉ की तरफ लेके जा रहा है कि हाँ भाई अगर H2O मुझे बनाना है, अगर मुझे वाटर बनाना है, तो मुझे 1:8 का प्रोपोर्शन चाहिए होगा। ठीक है, आगे यार एक और जो लास्ट में इनने अपना पोस्टुलेट दिया था वो ये है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो यार ये दोनों एक तरीके से सेम ही पोस्टुलेट है, बट इन्हें अपनी तरीके से उनने अलग अलग डिफाइन कर रखा है, लेकिन इसका भी मतलब वही कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला है कि रिलेटिव नंबर, रिलेटिव मतलब कितना, अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में अगर मैं 1 ले रहा हूं तो उसे 8 लूंगा, अगर मैं 2 ले रहा हूं तो उसे 16 लूंगा। तो ऐसे रिलेटिव नंबर आपस में कंपाउंड के आपस में एटम में सेम होना चाहिए। आपके रिलेटिव नंबर का वहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट मतलब सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये डाल्टन की कुछ पोस्टुलेट्स थी जो कि बेसिक आपके जो अभी तक हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, एटम क्या होते हैं, वही को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पोस्टुलेट 6 दिए, उसी चीज से हमारा ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब इन्हीं चीजों से यहाँ पर आया है। आगे यार बात कर लेते हैं हमारे एटम के बारे में। अब बेसिक हमने भैया आपने बहुत कुछ बता दिया एटम के बारे में, तो थोड़ा सा और बताओ कि एटम्स एक्चुअल में क्या होता है। तो यार हमने बताया कि एटम डिवाइड नहीं हो सकते, वो बहुत हो गया। अब एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एक और एटम की डेफिनेशन थी, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा है, मतलब जो हिस्सा ले रहा है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि नाम है एटम। ठीक है, तो एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस होता है, मतलब टेक पार्ट लेता है बेसिकली। ठीक है, आगे यार दूसरे पॉइंट की बात करूं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स सबको पता है बहुत स्मॉल है, और वो इवन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है। आगे बात करूं यार एटम की, जैसे अगर किसी भी चीज की बात करूं तो उसका अपना मास होता है, अपना रेडियस होता है, वैसे ही एटम का रेडियस जो होता है वो हम नैनोमीटर्स में नापते हैं, और नैनोमीटर का जो मीटर से रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, जिसमें 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर यहाँ पर लिया जाता है। मतलब जो एटम का रेडियस अगर साइंटिफिक में साइंटिस्ट ने जो नापा वो नैनोमीटर्स में आया, और नैनोमीटर्स बेसिक रिलेशन मीटर से क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स। आगे यार बात कर लेते हैं सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो यार
यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एलिमेंट। तो यार एलिमेंट एटम्स ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। हम एलिमेंट्स आगे एटम्स को अब एलिमेंट्स ही बोलेंगे। बेसिक एलिमेंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक हमें एटम्स के नाम नहीं पता थे, ठीक है। जब हमें एटम्स के नाम पता चलने लग जाएंगे देन हम उन्हें एलिमेंट्स बोला करते हैं, इसीलिए हमने अब उन्हें बोलेंगे एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स यार आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ऐसा होता था कि अब बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास, अब उन एटम्स में हमें कैसे पता पड़े कि कैसे ये एटम है कैसा एटम, या फिर हम अपनी बुक्स में मतलब बुक्स में या फिर उसके बाद अपनी कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखें कि यार ये वाले एटम को इस तरीके से डिफाइन करो। तो पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कुछ सिंबल्स निकाले जिनका उन्होंने, आपको स्क्रीन पे शो रहे होंगे, जिनका उन्होंने डायग्राम मतलब कुछ थोड़े थोड़े डायग्राम टाइप सिंबल्स यहाँ पर दिए। जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला जो है सर्कल में एक डॉट बना दिया वो हाइड्रोजन था, देन उसके बाद कार्बन में थोड़ा सा पेंसिल शेड कर दिया वो कार्बन था, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक गोला बनाया, फॉस्फोरस के लिए ये गोला बना के आपको कुछ लाइंस बना दी, सल्फर में भी ऐसा ही कर दिया। तो इनने इस तरीके से इसे डिफाइन किया। लेकिन अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि यार इन सिंबल्स को कैसे याद करा जाए, इन सिंबल्स को बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो और साइंटिस्ट ने इन्हें अब यहाँ पर कन्वर्ट किया और इन सिंबल्स को यहाँ पर हटा दिया। तो ना तो आपको ये सिंबल्स लर्न करने की जरूरत है, ना आपको देखने, बस एक बार आपने पढ़ लिया कि हाँ ऐसा सिंबल्स हुआ करते थे। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये सिंबल दिए थे, इसीलिए बर्जीलियस। एक बार मैं आपको साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, बर्जीलियस। ये साइंटिस्ट थे जो कि ये वाले सिंबल्स जो ओल्ड सिंबल्स थे, यहाँ पर मैंने लगा था ओल्ड सिंबल्स थे, वो यहाँ पर इन्होंने दिए थे। लेकिन आफ्टर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एक अलग एटॉमिक थ्योरी दी जो कि बहुत इजी थी, काफ़ी रिमेंबरेबल थी, लोग आराम से याद कर सकते थे, आराम से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो बेसिक एक और चीज़, इससे पहले जो हमारी केमिस्ट्री का सिंबल्स या ये सब जो हैंडल करती है, मतलब बेसिक किसी ने भी थ्योरी लगाई और उस थ्योरी को अप्रूव जो करती है बेसिक, वो होती है IUPAC। ये एक यूनियन मतलब एक संस्था टाइप कह लो, वो है जो कि हर केमिस्ट्री में कुछ बदलाव किया जा रहा है, केमिस्ट्री में कुछ लिया जा रहा है तो उसके भागीदारी ये लेगी और वो इसे अप्रूव करेगी। उसकी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ये बेसिक बहुत क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में अधिकतर, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो आगे अब चलते हैं यार, डाल्टन सिंबल कैसे हुआ करते थे। तो पहली बात, डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने अब क्या किया कि जैसे किसी सिंबल, किसी एलिमेंट का नाम है सल्फर, तो उन्होंने क्या किया, अब उनके पहले दो एलिमेंट्स स्टार्ट कर दिए। जैसे सल्फर का S ले लिया, स्टार्टिंग एलिमेंट S है उसका, सल्फर का S ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा और अब इस नेम से उसका लेटर ले लेके हमने उसके नाम रखने स्टार्ट कर दिए। तो पहले तो कुछ इसके रूल्स हैं उनके नाम रखने के, तो वो ऐसे हैं कि अगर कोई सिंबल है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाएगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाएगा, एंड जो सेकंड लेटर होगा वो ऑलवेज स्मॉल में लिखा जाएगा। किसी किसी में सेकंड लेटर होता है, किसी किसी में नहीं होता है, वो उसके डिपेंड करता है कि आपका जो उनने नाम क्या रखा है। जैसे नाइट्रोजन का N होता है तो क्लोरीन का Cl होता है, तो किसी का बेरियम का Ba होता है तो नियोन का Ne होता है। ये सब उसके खुद के साइंटिफिक कैलकुलेशन थी और उस हिसाब से नाम था। तो अगर किसी में दो लेटर है तो पहला कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। अगर किसी में एक लेटर है तो वो ऑलवेज यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा। आगे यार बात कर लेते हैं, जैसे कुछ चीजें होती थी, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, तो अब क्या होता था कि सोडियम क्या पता S, अगर जैसे सोडियम में से कोई S उसने लिया तो क्या पता वो किसी का एलिमेंट का नेम हो रहा हो, या फिर सोडियम का नाम पहले कुछ और हो, तो ऐसा कुछ होता था। तो कुछ एलिमेंट्स के नेम उनके लैटिन नेम से भी रखे गए हैं, उनके लैटिन नेम से भी रखे गए हैं। जैसे ये सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, जबकि N जो है पूरे सोडियम में कहीं नहीं आ रहा है, तब भी इसका नाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जो Na नाम है, वो Na सिंबल है, वो आपका नेट्रियम
नेट्रियम जो उसका लैटिन नेम है उससे रखा गया है। तो इसीलिए कुछ कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो है नेट्रियम से रखे जाते हैं। जैसे पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है, तो उसका, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम में तो के है ही नहीं, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो कैलियम है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स उनके लैटिन नेम से भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो आपको मैं अब आपकी स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ एलिमेंट जो कि डाल्टन ने काफ़ी अच्छे से दिए हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपका एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, कैल्शियम Ca, कार्बन C। अब आपको देख रहे होंगे कैल्शियम और कार्बन में देखिए अगर वो दोनों C रख देते तो आपका उन्हें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए उन्होंने दो लेटर, कैल्शियम के दो लेटर लिए, कार्बन का एक लेटर लिया, दोनों के आपके आराम से हो गए। तो आप सारे एलिमेंट्स पढ़ सकते हैं, मतलब एक बार रीड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में आपको बता दूं, आपको 9th 10th में जो आपको यूज आने वाले हैं वो 20 तक एलिमेंट आने वाले हैं। आपको मैं 20 तक एलिमेंट 10 मिनट में सारे याद करा दूंगा, उनके एटॉमिक नंबर सारे याद करा दूंगा, उनके मास सारे याद करा दूंगा। बस मुझे यार थोड़ा सा समय चाहिए, बस अभी आगे और चलते जाएंगे और आपको सारे 20 तक एलिमेंट, सारे 20 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर सारे हो जाएंगे। तो ये आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जो कि मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। सो यार अब बात कर लेते हैं यार आपके आगे प्रोसेस की, कि आपके एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमारा जो चैप्टर का असल नेम है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, या फिर एटॉमिक मास कैसे हम नाप सकते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब यार अब बात कर लेते हैं। तो बेसिक यार मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास वो है, एटॉमिक मास बेसिक क्या है, द मास ऑफ एन एटम कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी एटम का मास को हम यहाँ पर एटॉमिक मास बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि एटम भी हमारे सराउंडिंग में है। एटम से मतलब मैटर जो है वो एटम से बन के बना हुआ है। तो बेसिक जो बात है कि एटम में भी अपना खुद का मास, खुद का वजन यहाँ पर होगा ही। तो यार एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न कर लेनी है, अधिकतर यही वाली डेफिनेशन आती है। तो आपकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता दूं, एक रेफरेंस लिया गया है कार्बन का रेफरेंस लेके डेफिनेशन बनाई गई है। इस बात को ध्यान रखना, कार्बन का पहले यार आपको कुछ बुक्स में मिलेगा कि ऑक्सीजन का भी रेफरेंस लिया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन को अब रिप्लेस कर दिया कार्बन से और कार्बन का यहाँ पर रेफरेंस लिया जाता है। और जो अपनी अभी जो डेफिनेशन है वो आपको कार्बन का रेफरेंस लेके यहाँ पर दी गई है। और यार जैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोग अगर अपना मास यहाँ पर मेज़र करते हैं तो हम लोग अपना मास केजीज में मेज़र करते हैं, किसी सामान का मास हम ग्राम में मेज़र करते हैं या हम मिलीग्राम्स में मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही मैं बात कर लूं, एटम का मास जो है मैं AMU में मेजर करता हूं या फिर म्यू में मेजर करता हूं। म्यू और AMU दोनों यार एक ही चीज है, कोई कोई से यू भी बोलता है। तो यू, म्यू, AMU सब तीनों एक ही चीज है। तो एटम का मास की यूनिट क्या होती है, AMU, यू या म्यू। इन सब चीज को हम एटम के मास की यूनिट ही बोलते हैं। तो अब चलते हैं यार आपके एटॉमिक मास का डेफिनेशन की तरफ। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम की यूनिट क्या है, इज डिफाइंड as the quantity of mass equal to the 1/12 of mass of an atom of carbon 12। 1/12 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है कि मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब है यहाँ पर कि कार्बन का मास 12 है। मतलब ऐसा वो वाला कार्बन जिसका मास 12 है उसका 1/12 करा जाए तो एक AMU आ जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, हमने कार्बन को वो लिया रेफरेंस और हमने डेफिनेशन बना दी 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यार इस डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मत घुसना, ये डेफिनेशन आपको शायद 11th में 12th में अगर आपने केमिस्ट्री में आप PCM वगैरह या PCB वगैरह लेंगे तो शायद और ज़्यादा समझ में आए। बट अभी के लिए आप समझना कि मैंने कार्बन को रेफरेंस लिया है और कार्बन का मास 12 होता है और मुझे 1 AMU बनाना है। तो बेसिक 1 AMU की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि 1 AMU इज डिफाइंड एज द अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ मास इज 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन
12। ये जो है वो आपकी यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं यार 1U, जो कि AMU बेसिकली मैंने आपको बताया 1 म्यू जो है वो कितना केजी होता है। बेसिक हम अगर यूनिट का हम हर बार देते हैं ना, जैसे नैनोमीटर मैंने दिया तो मैंने इसमें भी दिया कि जो 1U होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg यहाँ पर होता है। तो ये एक यूनिट का कन्वर्जन है कि अगर मुझे यू में मास ऑफ एटम का केजी में निकालना हो तो मैं जितना भी मास होगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा केजी में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 म्यू कितना होता है केजी में, कन्वर्ट 1 म्यू इन केजीज। तो ये तुम्हारा याद होना चाहिए, आपको लर्न मस्ट होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो यार आप देख लेते हैं यार एलिमेंट मास की। तो यार आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये पर्टिकुलर, जैसे H का यहाँ पर 1 है, O का यहाँ पर 16 है, आपका और नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 है। ये सब जो मासेस हैं वो यू में लिखे हैं, म्यू में लिखे हैं, जो कि आपकी एटॉमिक मास की यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पर म्यू में लिखा गया है ना कि केजी में। तो याद रखना है एटम की मास की यूनिट म्यू होती है। अब बोलोगे भैया यार इसे कैसे याद करें, तो यार ये भी मैं याद कराऊंगा, 20 तक याद करने हैं, 10 मिनट में यार मैं कराऊंगा, अभी आगे कराएंगे। लेकिन इससे पहले यार और कुछ पढ़ लेते हैं आगे। एक नोट और यार आप डाल लीजिएगा, नोट यार ये होता है कि एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमें मतलब डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलते, हमें उन्हें उसमें से निकालना पड़ता है। तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस जो है, मतलब वो जो मिलते हैं हमें वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं यहाँ पर, मतलब किसी न किसी चीज़ के साथ कंबाइंडली मिलते हैं, तब हम उसमें से एटम को निकाल पाते हैं और अपने पास ले पाते हैं। और कुछ एटम्स जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं उन्हें नोबल गैस कहा जाता है। ये जो एटम है नोबल गैसेस जो एटम्स हैं वो हमारे फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये किसी भी साथ कंबाइन होके यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे यार बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो यार मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स आपने 2-4 एटम ले लिए उसे एक साथ मिला दिया, दैट्स योर मॉलिक्यूल। अब बोलोगे भैया अभी तो आपने कंपाउंड बोला था, अभी रुको भाई, अभी आगे चलो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं यार मॉलिक्यूल्स जो है ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को मिलाने पर आपका मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं H2O भी मॉलिक्यूल है, CO2 भी मॉलिक्यूल है, NaCl भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, S8 भी मॉलिक्यूल है, O3 भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सब भी मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो मॉलिक्यूल सेम एटम्स मिल रहे हों, जैसे अगर मैं H2 की बात करूं तो इसमें 2 H मिल रहे हैं, N2 की बात करूं तो इसमें 2 N मिल रहे हैं, Cl2 की बात करूं तो इसमें 2 Cl मिल रहे हैं। मतलब बेसिक फंडा यहां पर ये है कि इसमें सेम एटम्स एक साथ मिल रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग, जैसे यहां पर अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में एक कार्बन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है। अगर मैं H2O की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन भी है, 1 ऑक्सीजन भी है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो एक Na भी है, एक Cl भी है, मतलब एक सोडियम भी है और एक क्लोरीन भी है। तो इसमें एटम की क्वांटिटी, एटम जो है वो अलग अलग हैं, इसीलिए इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स को बेसिकली कंपाउंड बोला जाता है, जो कि होते हैं हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक का मतलब अलग अलग, क्या, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम यहां पर कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, आगे यार बात कर लेते हैं एटोमिसिटी की। तो यार बेसिक एटोमिसिटी क्या होता है मैं बता देता हूं। मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में आपका जो जितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं वो हमारी एटोमिसिटी होती है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटोमिसिटी। तो बड़ा सिंपल है, जैसे एग्जांपल में बात करूं H2O की, तो यार H2O में आपको देखोगे कि 2 H प्रेजेंट है यहाँ पर और 1 O प्रेजेंट है, मतलब 2 + 1 3 एटम्स यहाँ पर टोटल प्रेजेंट है। तो एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3। अगर मैं CO2 की बात करूं तो 1 C प्रेजेंट है, 2 O प्रेजेंट है, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3। अगर मैं NaCl की बात करूं तो 1 सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है और 1 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एटोमिसिटी यहाँ पे 2 हो गई। अगर मैं O2 की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 O प्रेजेंट है, तो इसकी एटोमिसिटी यहाँ पर 2 हो चुकी है।
सो यार आगे चलते हैं यार। अब देखते हैं कि हमारे जो आयंस क्या होते हैं। हमने अभी एटम्स पढ़ लिए, हमने अपनी मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, लेकिन अब देखते हैं एक और टर्म जो आता है वो उसमें आता है आयंस। देन हम आयंस की मदद से या फिर और अलग अलग एटम्स की मदद से एक केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद यार मैंने कुछ केमिकल फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पर लिखना सिखाया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिकुलर मास जो एक पूरे कंपाउंड का, अभी अपन को मैंने जो टेबल दिखाई थी आपको उससे पहले अपन को एटम के मास पता थे कि पर्टिकुलर सोडियम का इतना मास होता है, क्लोरीन का इतना मास होता है, या फिर आपका ऑक्सीजन का इतना मास होता है। लेकिन अब मैं बात करूं कि पूरे कंपाउंड की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं पूरे कंपाउंड NaCl की, मैं बात करूं MgCl2 की, मैं बात इन सब में क्या एग्जैक्टली कंपाउंड्स होते हैं, मतलब मास होता है इसका मॉलिक्यूलर, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं। पहली चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है आयंस। तो यार आयंस होता क्या है ये मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। जिस भी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ है, जैसे कोई भी चार्ज लगा हुआ है जिस भी एटम पे, जो कि होता है पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, अगर एटम के ऊपर ऐसा लगा हुआ है तो सिंपली उस चीज को हम आयंस बोला करते हैं। डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। एटम्स और कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दीज आर आयंस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए सोडियम, Na हमारा सोडियम होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं सिर्फ Na की, सिर्फ अगर Na है तो ये तुम्हारा एटम है या एलिमेंट है, ये एटम है। लेकिन अगर मैं आप बात करूं इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो ये आयंस है। सेम अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो सिर्फ कैल्शियम अगर लिखा है तो वो एटम है और C2+ के साथ वो आयन है, Mg2+ के साथ वो आयन है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे SO4 है, ये सिंपल आयंस है, ये कंपाउंड आयन है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर एक चीज है कि जस्ट SO4, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि SO4 में दो एटम्स हैं, आपका सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसीलिए मैंने इन्हें कंपाउंड आयंस बोला है, सिंपल आयंस नहीं बोला। यहाँ पर मैंने इन्हें क्या बोला है, कंपाउंड आयंस। तो इन पे भी चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव है, इसीलिए कंपाउंड पे भी चार्ज हो सकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब बताओ क्लोरीन क्या होगा, सिंपल आयन या फिर कंपाउंड आयन? मेरे ख्याल से तो सिंपल आयन होना चाहिए, क्योंकि ये इस पर सिर्फ एक ही एटम है, मतलब एक ही एटम इन द सेंस क्लोरीन ही है, तो इसलिए ये सिर्फ सिंपल आयंस ही यहाँ पर होगा। आगे यार बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूले की। अब यार हमने सब कुछ सीख लिया कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें ये सिखाओ भैया कि जैसे हमने एटम मिलाया, ठीक है, एटम मिलाने के बाद उसमें कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आया, मतलब कुछ Na मिला लिए, कुछ Cl मिला लिए, तो एग्जैक्ट हम कंपाउंड के लिख कैसे सकते हैं वो सब सिखाओ। तो वो हमारा जरूरत पड़ती है हमारी केमिकल फॉर्मूले की। तो एक बार केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, मतलब आपको जितनी एटम्स आपने मिलाए हैं, जो एटम मिलाया है आपने, जितने नहीं, जो एटम मिलाया है आपने, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट देगा। और जितने भी एटम्स आपने मिलाए हैं, मतलब आपने सोडियम मिलाया, आपने क्लोरीन मिलाया, आपने ऑक्सीजन मिलाया, उन सबको एक सम अप करके एक जो फॉर्मूला देगा वो आपका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके रूल्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले, वो मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट रूल यहाँ पर ये होता है कि पहले वी फर्स्ट राइट द सिंबल विच फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब जितनी एटम्स हम इसमें मिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके पहले सिंबल्स लिखेंगे। जैसे मैंने अगर मिलाया आपका सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, तो मैं एक जगह सोडियम का सिंबल लिखूंगा, दूसरी जगह क्लोरीन का सिंबल लिखूंगा। देन सेकंड जो रूल आता है वो आपका आता है, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। एक टर्म आता है यार वैलेंसी, जो कि आपके आगे चैप्टर में आएगा, बट अभी आप ये समझो कि वैलेंसी क्या होता है कि एक नंबर होता है जो हर एटम के पास होता है। उन वैलेंसी का वो वैलेंसी हम जैसे हमने Na लिखा, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे। अभी हम एग्जांपल में और देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ सुनो मेरी बात और आप स्टेटमेंट पढ़ते जाओ। तो हम क्या करेंगे, एटम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे और दूसरे वाले एटम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे। आफ्टर दैट हम इसका क्रॉस करेंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है, विथ फर्स्ट एटम वी राइट वैलेंसी ऑन अ सेकेंड एटम, और फिर उसके बाद उसके सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे और देन उसके सेकेंड एलिमेंट में लगा देंगे। अब बोलो भैया ये क्या बोल दिया आपने, तो जस्ट रुको यार, आपको पूरा एग्जांपल से सबको समझाता हूं। देखो, जैसे हमें
मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। हमारे पास मैंने तुम्हें नाम दे दिया एक हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मैंने तुम्हें नाम दे दिया। तो तुम क्या करोगे, इसमें दो एटम दिख रहे हैं तुम्हें, हाइड्रोजन दिख रहा है और क्लोरीन। मैं आपको बता दूं, जब भी कुछ कुछ एलिमेंट्स मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स अधिकतर अगर उन्हें बाद में लिखा जाता है तो उनके ओरिजिनल नेम से नहीं लिखा जाता फॉर्मूले में, बाद में IDE लगा दिया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों में IDE लगा दिया जाता है। तो कभी भी IDE लगा हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोराइड कोई दूसरा एटम तो नहीं है, क्लोराइड भी क्लोरीन एटम की ही है। तो क्लोरीन, लेकिन कंपाउंड में जब हम लिखते हैं तो उसे क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोराइड लिखते हैं, इसीलिए इसे क्लोरीन ही मान के चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये क्लोराइड नहीं है, ये सल्फाइड है। ओके, ये मैंने गलती से यहाँ मिस्टेक हो गई, ये हो गया है तुम्हारा सल्फाइड, ठीक, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो आप देखोगे सल्फाइड मतलब सल्फर, ठीक है, सल्फर का ये है। तो अपन पहले हाइड्रोजन का H लिखेंगे, देन उसके बाद सल्फाइड का S लिखेंगे, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं इनके नीचे इसकी वैलेंसी लिखूंगा और S के नीचे इसकी वैलेंसी लिखूंगा। अब तुम बोलो भैया ये कैसे पता पड़ेगा कि वैलेंसी, क्या मुझे पेपर में आएगा कि क्या कहते हैं H की वैलेंसी इतनी है, S की वैलेंसी इतनी है? तो मैं बोलूँगा शायद नहीं, शायद नहीं आपके पेपर में आएगा। ये जो है बैलेंसी का मैं एक अलग से 10-15 मिनट की वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा। आपको जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो मिल जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट में मैं आपको बैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नंबर, चार्जेस, सब कुछ यार वहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी इसकी टेंशन मत लीजिए, बस देखिए कि कुछ वैलेंसी नंबर होता है जो कि मैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता रहा हूँ। आपने अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दूसरी वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। तो यार बात कर लेते हैं, H की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो मैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस करूंगा। अब जो 4th और 5th पॉइंट थे वो यही थे कि होगा क्या यहाँ पर ऐसा होगा कि H से जब क्रिस क्रॉस हुआ तो H के सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्ट मतलब होता है कि H के इधर नीचे मैं सब्सक्रिप्ट में लगा दूंगा 2 और S के सब्सक्रिप्ट में लगा दूंगा 1। लेकिन अगर मैं बात करूं S1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि S1 मतलब एक S और एक S हम अगर सिंपल लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H2S। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है कि किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट यार एग्जांपल पे चलते हैं, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम यहाँ लिखेंगे और क्लोराइड यहाँ पर लिखेंगे, क्लोरीन यहाँ पर लिखेंगे। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो 1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे, Mg पर 1 आएगा, अगर Mg पे यहाँ पर 1 आएगा और Cl2 पर 2 आएगा, लेकिन Mg पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम MgCl2 सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। आगे यार थर्ड एग्जांपल पे चलें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिखेंगे, देखा आपने ऑक्साइड, ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर ऑक्साइड लिख रहा हूँ तो सेम बात है। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिखा जाएगा, ये आपका क्रिस क्रॉस किया जाएगा। देन एल्यूमिनियम के नीचे तो आ जाएगा 2 और O के नीचे आ जाएगा 3 और ये आपका फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर बन के आएगा। आगे बात कर लेते हैं यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखते हैं यार, देखो इसमें यार 2 चीजें आ गई, कैल्शियम तो ठीक है लेकिन हाइड्रोक्साइड, क्या ये हाइड्रोजन है या क्या ये ऑक्सीजन है? नहीं, ये ना हाइड्रोजन है ना ये ऑक्सीजन है, एक कंपाउंड है जो कि है OH। ये कंपाउंड है जो कि है OH। इसका कैल्शियम जो कि है OH, वो मैं उसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, कैल्शियम का जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की जो चार्ज बैलेंसी जो होगी वो आपका 1 होगा। आप क्रिस क्रॉस करेंगे, देन उसके बाद आप लिखेंगे Ca के नीचे तो 1 आएगा, अगर मैं देखूँ तो Ca के नीचे 1 आएगा, OH के नीचे 2 आएगा। लेकिन अब कभी कभी बच्चे इसे ऐसे भी लिख देते हैं COH2, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि OH2 का मतलब हुआ कि सिर्फ H पर 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो रहा है। तो इसीलिए इस दोनों एलिमेंट के साथ हमें इसे ब्रैकेट में बांध के देन उसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। आगे यार चल देते एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो बात कर लूँ सल्फाइड,
आइड वाले मैंने बताया था तुम लोगों को, देखो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सल्फाइड और सल्फेट एक ही तो है, इसे भी तो सल्फर मान सकता हूँ, नहीं। तो आइड वालों चीज़ों को हम जो एलिमेंट्स होते हैं वही हम मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पर सल्फेट की, तो सल्फेट एक SO4 कंपाउंड होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फेट एक SO4 कंपाउंड होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो मैंने एल्यूमिनियम और इस पर क्रिस क्रॉस किया तो एल्यूमिनियम में 2 आ गया और सल्फेट में SO4 थ्राइस आ गया। तो इसे भी बड़े उससे लिखना, इस पूरा ब्रैकेट लगाना, देन उसके बाद हम यहाँ पर थ्राइस लिखेंगे। यार आशा करता हूँ यार ये आपको केमिकल फॉर्मूले समझ में आए होंगे। बस एक चीज़ आपको दिमाग में अखड़ी होगी कि ये वैलेंसी क्या होता है, हम कैसे वैलेंसी याद करें या कुछ कैसे करें, या फिर जो बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे उन बच्चों को शायद पता भी होगा कि ये हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट लिंक मिल ही जाएगी या आपको आई बटन में आपको नेक्स्ट लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देखें। और उसके बाद आप ये केमिकल फॉर्मूले बिना मतलब आपको बैलेंसी बताने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे यार चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बेसिक होता क्या है, अभी तक हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, मतलब एक एटम का मास। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। होमो एटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मैंने तब बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी बोलते हैं जिनमें अलग अलग टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर और कंपाउंड, मतलब जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में, तो उसका टोटल मास निकालोगे तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास ही होगा। तो एक बात और याद दिलाता हूं कि एटॉमिक मास हमारा म्यू में आया करता था, AMU और U में, तो आपका मॉलिक्यूलर मास का अगर सम करेंगे तो वो भी आपका म्यू या AMU में आएगा। ठीक है, तो H2O की अगर मैं बात कर लूं तो देखो H2O में आप देखोगे तो 2 H हैं, एक O है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे 2 इंटू H, मतलब 2 इंटू मास ऑफ H प्लस O, एक ही O है और 2 H है, तो 2 इंटू मास ऑफ H प्लस O, इसका मतलब H का जो मास होता है वो 1 होता है और O का मास होता है 16। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो 18 म्यू यहाँ पर मेरा आएगा। आगे यार बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो MgCl2 है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, ये Mg प्लस 2 इंटू Cl, यहाँ पर ये है 2 इंटू Cl, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 35.5 आफ्टर दैट 7195 म्यू। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर MgCl2, ये थोड़ा गलत हो गया था, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, तो हम यहाँ पर क्या है, एक Mg है और 2 Cl है, मतलब 2 क्लोरीन है, तो हमने क्या लिया Mg का मास प्लस 2 इंटू क्लोरीन का मास। तो Mg का मास जो होता है वो 24 लिया जाता है और जो क्लोरीन का मास होता है वो 35.5 लिया जाता है। तो 2 इंटू 35.5 ये होगा 71 और 71 प्लस 24 आपका 95 म्यू यहाँ पर होगा। सो गाइस आपको इतना शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको अभी दिक्कत होगी कि भैया यार मॉलिक्यूलर मास बता दो कि मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे याद रखें, और आपने बोला 20 तक आते हैं तो वो कैसे याद रखें, और एक वैलेंसी बता दो कि वैलेंसी कैसे निकालूं। तो वो यार आपको दूसरी वीडियो में 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। एक लास्ट टॉपिक यार आपका बचा हुआ है जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। तो यार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इससे काफ़ी वेटेज आपका इस चैप्टर से आपका एग्जाम में इसी टॉपिक से रहने वाला है। बेसिक आपका 1-2 क्वेश्चन आराम से न्यूमेरिकल इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, मतलब मोल कॉन्सेप्ट ये सब है जिसमें हम आपको मोल्स बताएंगे, जिसमें हम आपको मोलर मास बताएंगे, और बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपका क्या है, आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और लास्ट में बस आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके आपका ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खत्म करेंगे। चलिए जी, आप बात करते हैं यार मोल्स की। तो देखिए इससे पहले यार मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे
आपने जैसे 1 दर्जन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, आपने एक फिक्स कर रखा है कि अगर किसी ने बोला कि भाई 1 दर्जन केले मुझे दे दीजिए, 1 दर्जन सेब मुझे दे दीजिए, तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि मुझे 12 सेब चाहिए या 12 मुझे केला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिक्स करा हुआ है कि 12 यूनिट्स हमारे 1 दर्जन है। वैसे ही केमिस्ट्री में एटम्स को फिक्स किया गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 23 मॉलिक्यूल्स या 23 कंपाउंड्स अगर मैं लूं वो मेरा 1 मोल के बराबर होगा। एक और बार रिपीट कर देता हूं, जैसे आपके 1 दर्जन को हम 12 यूनिट्स बोलते हैं, वैसे ही हम 1 मोल को हम यहां पर बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिजिट है जो कि ये बताता है कि एक मोल में आपके इतने पार्टिकल्स हैं या इतने एटम्स हैं या इतने कंपाउंड्स हैं। तो अब बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 2.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड आ मोल। आ मोल मतलब 1 मोल का यहाँ पर देते हैं। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो 1 मोल ऑफ एटम्स, जैसे हम बोलते हैं ना 1 दर्जन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, वैसे ही यहाँ पर बोलूंगा मैं 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आगे यार चल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो एक एवोग्रेडो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एवोग्रेडो नाम के यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इसीलिए इस नंबर को बाद में एवोग्रेडो नंबर कह दिया गया और इसको रिप्रेजेंट हम फॉर्मूले में एन सबस्क्रिप्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द एवोग्रेडो नंबर वैल्यू, ठीक है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि मोलर मास क्या होता है। तो यार अब आपको थोड़ा सिमिलर सा लग रहा होगा कि यार अभी मॉलिक्यूलर मास भी तो पढ़ के आए हम, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या है। तो यार दोनों चीज सिमिलर है। अगर हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं 1 एटॉमिक मास होता है तो मोलर मास में उसका 1 होता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या आएगा सिर्फ उसकी यूनिट में। यहां पर डिफरेंस क्या है इतना आप समझो बस मोलर मास में कि वहां पर डिफरेंस क्या है यूनिट में। वहां पर वो म्यू हुआ करती थी, एम हुआ करती थी, यहां पर जो उसकी यूनिट है वो ग्राम पर मोल है। क्या है? ग्राम पर मोल। तो यार बात कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अब डेफिनेशन में घुसूं तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि जैसे मान के चलो यहां पर दिया है कि जैसे 1 दर्जन केले आपने फिक्स कर दिया कि 1 दर्जन केले का मास इतना होता है भाई, तो सेम यहां पर ये बोला गया है कि मोलर मास क्या है कि अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस लूं, मतलब एक एटम नहीं उठाऊं, 1 मोल सब्सटेंस लूं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर ले लूं और उनका वजन करूं तो वो मेरा मोलर मास में आता है, बशर्ते वो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो यहां पर डिफर कर जाएगी। ठीक है, यहां पर डिफर कर जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि एक नोट यहां पर लगे कि इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। जो हम मोलर मास लिखेंगे वो हम किस में लिखेंगे, ग्राम पर मोल में। और एंड क्वांटिटी, और क्वांटिटी मतलब उसका नंबर इज सेम एज एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के यहाँ पर रहने वाला है। जैसा उसमें एटॉमिक मास का नंबर था वही यहाँ पर इसमें रहने वाला है। जैसे यार बात कर लूँ एग्जांपल में, अगर मैं बात बोलूँ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हम वहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास में म्यू, यहाँ पर हम मोलर मास में लिखेंगे ग्राम पर मोल। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में हम लिखेंगे 16 ग्राम पर मोल। अगर MgCl2, इससे पहले मैंने MgCl2 का एक मास यहाँ पर निकाला था, तो उसका जो मास आया था वो 95 आया था, तो इसमें 95 म्यू हुआ करता था मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर 95 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब यार बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कि किस तरीके से हम मोल कॉन्सेप्ट के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, चलो चलिए जी, फॉर्मूले में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म्स क्या क्या है। छोटा n अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हैं। छोटा n अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हैं। छोटा m अगर लिख रहा हूँ तो उसका मतलब मास है सिर्फ ग्राम्स में। अब ये भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, मास है क्या सिर्फ ग्राम्स में। अगर मैं बड़ा m यहाँ पर लिख रहा हूँ तो वो है मोलर मास जो कि है ग्राम पर मोल में, और अगर मैं बड़ा n लिख रहा हूँ यहाँ पर तो वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, छोटा m और बड़े m में। ठीक है, छोटे m और बड़े m की अगर मैं बात करूं तो छोटा m जो है वो ग्राम में मैंने बोला और बड़ा m जो है वो ग्राम पर मोल में है।
अब देखिए होगा क्या कि जैसे आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाएगा कि 2 ग्राम सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, मतलब अब आपको 2 ग्राम सब्सटेंस में आपको वेट कुछ भी नहीं पता कि आपने अंदर क्या है, मतलब मैंने बोला कि 2 ग्राम NaCl है, तो जो 2 ग्राम NaCl बोला वो आपका छोटा m है। इसका मतलब ये है एक्सटर्नल क्वांटिटी से आपको मैंने दिया है कि मैंने नाप के दिया है कि 2 ग्राम, भाई हम अपने नाप रहे हैं, साइंटिफिक नहीं नाप रहे, अपने तराजू में नाप रहे हैं, उस 2 ग्राम को मैंने आपको दे दिया, तो वो आपका छोटा एम है जो कि ग्राम में है। लेकिन उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसका जो मास है वो आपका मोलर मास है। जो एटम, उस जितने मोल्स का एटम उसमें प्रेजेंट है वो आपका मोलर मास है। तो मोलर मास तो हमारा पता ही होता है बेसिकली हमें, क्योंकि हमें मोलर मास हर किसी का पता होता है। अगर Na उसमें प्रेजेंट है तो Na का पता ही है, आपको बोल देगा डायरेक्ट कि NaCl प्रेजेंट है या CaCl2 प्रेजेंट है, इस तरीके से बोलेगा और हमें डायरेक्ट यहाँ पर पता होगा। हाँ, और मास हमें एक्सटर्नल गिवन होगा कि 2 ग्राम दे रहा हूँ मास, 3 ग्राम दे रहा हूँ, इस तरीके से मास यहाँ पर गिवन देगा। तो कभी भी लिखेगा तो सिर्फ मास लिखेगा, मोलर मास के लिए मोलर मास लिखेगा, ठीक है। n बड़ा वाला n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आगे यार बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और Na जो कि एवोगैड्रो नंबर है, जो कि मैंने यहाँ पर वो बता चुका हूँ कि एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 4 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो फॉर्मूला है वो है n इक्वल्स टू m अपॉन m, बड़ा वाला n। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, जो गिवन मास है अपॉन जो एटम प्रेजेंट है उसका मोलर मास। आगे दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब तुम बोलोगे कि भैया ये बताओ मुझे कि ये 2 फॉर्मूले एक ही चीज़ के कैसे हो सकते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स के भी यही है और नंबर ऑफ मोल्स का ये भी फॉर्मूला है। तो यार इसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको अभी क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर से बताऊं। अगर किसी चीज़ में मास दे रखा है, मतलब मोलर मास वो कभी नहीं देगा, क्योंकि मोलर मास आपको खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एटम के मास करने पड़ेंगे। और अगर कंपाउंड दे रखा होगा तो कंपाउंड का पहला मॉलिक्यूलर मास खुद से निकालोगे, देन उसके बाद उसे सॉल्व करोगे। मास अगर दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी Na की वैल्यू आपको खुद पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन n अगर दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब यार एक चीज़ देखो कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, इसका मतलब n इसके भी इक्वल है, n इसके भी इक्वल है। तो अगर कोई चीज़, 2 चीज़ आपस में इक्वल हैं तो ये भी तो इसके अपने आप के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b है और b इक्वल्स टू c है, तो a इक्वल्स टू c भी तो होगा। मैं b की जगह c डाल दूं। सेम इसमें अगर n इक्वल्स टू m अपॉन m है, n इक्वल्स टू n अपॉन n है, तो n की जगह मैं यहाँ पर n अपॉन n डाल देता हूँ। यही मैंने काम किया कि n की जगह मैंने m अपॉन m डाल दिया, n की जगह m अपॉन m डाल दिया, तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पर ये बन गया। तो ये वाले फॉर्मूले का भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाता है, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, देन मैं आपको न्यूमेरिकल लेके ये सारे फॉर्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो यार पहले इस फॉर्मूले को समझो कि आपके ये सोचो कि कोई एग्ज़ाम है, आपके 100 में से 34 नंबर आए हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो 84 नंबर आए हैं, ठीक है। 84 अगर नंबर आए हैं तो आपका बेसिक परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो 84% यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई आपके नंबर की। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके उसमें क्लास में 75 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। 75 यहाँ पर बॉयज़ हैं और 25 यहाँ पर गर्ल्स हैं, ठीक। या फिर थोड़ा सा और अगर मैं रेशियो अच्छा लूँ तो सही है, 75 बॉयज़ और 25 गर्ल्स हैं, ठीक। अब मैं तुमसे पूछूं कि बॉयज़ का परसेंटेज क्या है, तो तुम क्या करोगे कि हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स हो गए 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन टोटल करना पड़ता है, और उसके ऊपर हम लिखेंगे जिसका परसेंटेज निकालें। 75 बॉयज़ का हम परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, तो आपका 75% यहाँ पर आपकी बॉयज़ की बन जाएगी, जो कि डायरेक्ट आपकी आ रही थी। तो 75% बॉयज़ यहाँ पर आ रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूँ कि अगर एक कंपाउंड है जो कि है Na2O,
ठीक है, एक ये कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड अगर ये कंपाउंड है तो इसमें मैं पूछूं तुमसे कि O का परसेंटेज कितना है, मतलब इसके मास का परसेंटेज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा मास ऑफ द कंपाउंड नीचे, मतलब इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है और O का मास कितना है इसमें, ठीक है, हमें दे रखा होगा कि पूरे कंपाउंड का मास कितना है और ऊपर क्या लिखूंगा कि सिर्फ O का कंपाउंड का मास कितना है, तो इनटू 100, तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कि पूरे कंपाउंड में O का कितना परसेंटेज है, O का कितना परसेंटेज है। वैसे ही अगर मुझे N का निकालना होगा तो मास ऑफ द कंपाउंड टोटल मास तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो रहेगा वो Na का Na का मास रहेगा, तो वो तुम्हारा ये आ जाएगा कि कंपाउंड में Na कितने परसेंटेज प्रेजेंट है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं हम यार न्यूमेरिकल्स। अब हम चलते हैं यार, आपके यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैंने फॉर्मूले को रफ नहीं किया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं एनसीईआरटी का ही 3.4, आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। ये एग्जांपल के साथ मैं आप क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आप पूरा देखते जाइए और देखिए कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को लगा के हम अपने आंसर्स को निकाल रहे हैं। तो यार पहला जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो पहले बात सोचो कि सिर्फ मास दे रखा है, तो मास अगर निकालना है तो मतलब छोटा m ही हमारा मास होता है और जो कि ग्राम्स में होता है, इसे हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, मतलब सारे अलग अलग क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इनने निकलवाया है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमें क्या दे रखा है कि 0.5 मोल दे रखे हैं नाइट्रोजन गैस के, N2 गैस के। ठीक है, कभी भी गैस में लेते हैं तो उसके ट्वाइस के साथ लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर नाइट्रोजन को अकेला ले रहा हूं तो नाइट्रोजन लूंगा, अगर गैस के साथ ले रहा हूं तो N2 लूंगा। जैसे ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन ले रहा हूं सिर्फ O लूंगा, अगर ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं तो O2 लूंगा। ठीक है, तो इसने बोला कि 0.5 मोल N2S हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमें यहाँ पर इसका मास निकालना है। अब अगर 0.5 N2 गैस अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पर, तो बताइए क्या होगा। तो पहले एक चीज देखिए कि 0.5 मोल क्या दे रखा है, ये हमारा छोटे n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। छोटा n जो दे रखा है वो मोल होता है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ये होते हैं। तो छोटे n की वैल्यू यहाँ पर 0.5 गिवन है। तो आप एक चीज देखिए कि अगर मैं फॉर्मूले में अपना देखूं तो पहला वाला फॉर्मूले पे नजर मारूं तो पहले वाले फॉर्मूले के लिए मेरे पास n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, m की, छोटे वाले m की निकालनी है, बड़ा वाला m अभी तक यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन बड़े वाले m की हम खुद निकाल सकते हैं। हमें गिवन देने की जरूरत नहीं होती है, बड़े वाले m की और na की वैल्यू पता होती है और m की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा पहला वाला फॉर्मूला इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो कैसे वैलिड हो जाएगा, तो पहले बड़ा वाला m निकाल लेते हैं। बड़ा वाला m जो हो जाएगा वो होगा मोलर मास, और मोलर मास किसका लेना है हमें, ऑफ N2। मोलर मास हमें किसका लेना है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस का। और नाइट्रोजन गैस का अगर मैं मोलर मास निकालूं तो जैसे मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं वैसे ही मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो वो जो होगा N2 मतलब 2n है इसमें, मतलब 2 × n, और n का जो मास होता है वो 14 होता है। तो 28 ग्राम पर मोल। अब बोलोगे भैया म्यू आना चाहिए, नहीं, ये मोलर मास है। ये क्या है, मोलर मास, इसलिए इसका सिर्फ यूनिट चेंज है जो कि है ग्राम पर मोल। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, n = छोटा m अपॉन बड़ा m। छोटे n की वैल्यू दे रखी है 0.5, छोटा m निकालना है मुझे, और बड़े m की वैल्यू मैंने यहाँ पर 28 निकाल ली है। तो ये अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करता हूँ तो m = 0.5 × 28। तो इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पर आपका बनता है वो आपका बनता है 14 ग्राम, क्योंकि मास ग्राम में होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राम यूनिट लगाई है। तो ये आपका फाइनल पहला वाला आंसर निकल आता है। ठीक है, सेकेंड अगर की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सेम में से। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका दे रखा है सेम 0.5 मोल ऑफ n एटम्स, 0.5 मोल ऑफ n एटम। अब एक चीज देखिएगा, इसमें बोल रहा है 0.5 मोल्स ऑफ n एटम। आपको मैं 2 मिनट मतलब मुश्किल से 30 सेकंड दे रहा हूं, आप एक बार सोचिए, देन मैं आपको बता देता हूं।
सोचिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर इससे कैसे डिफरेंट है ये, इसमें भी तो N है, ये भी तो N2 गैस थी, ये भी N एटम्स है, बात तो वही है, नाइट्रोजन है ये भी, तो इसमें डिफरेंट क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी एक बार लिख के बता सकते हैं कि कैस इसमें क्या N एटम्स में क्या डिफरेंट है। अभी तक मैं सोचता हूँ कि आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो अब मैं अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ तो बड़ा गिवन है कि n की वैल्यू, छोटे n की वैल्यू यहाँ पर भी n मोल है, ठीक है। बड़ा वाला m मुझे पता ही होता है या खुद फाइंड करना होता है, तो मतलब फॉर्मूला तो फर्स्ट वाला ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे इस बार बड़े वाले m की वैल्यू किसके लिए होगी? सिर्फ n के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ n था, n2 नहीं था। तो m सिर्फ किसका निकालेंगे? n का, और जो कि डायरेक्ट पता होता है हमें 14 ग्राम पर मोल। तो हम जब यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? n इक्वल्स टू छोटा वाला m अपॉन बड़ा वाला m, अगर मैं आगे जाऊँ तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू m अपॉन 14 इक्वल्स टू, अगर मैं इसका जब सॉल्व करूँगा तो ये आएगा आपका 7 ग्राम आंसर। समझ में आई बात? अगर मैं इसे इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो इसका जो फाइनल आंसर जो होगा वो आपका आएगा 7 ग्राम। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। आपका थर्ड क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि 0.011 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ n एटम्स यहाँ पर आपको गिवन है। तो कैसे इसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। हमें n एटम्स गिवन है, मतलब नंबर गिवन है, मतलब बड़ा वाला n यहाँ पर हमको गिवन है। बड़ा वाला n अगर गिवन है तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 किसके? n एटम्स के प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें n एटम्स के प्रेजेंट है, तो हम क्या है, बात वही है कि हमारे पास आंसर किसी से भी निकल सकता है, क्योंकि देखिए n एटम की अगर प्रेजेंट है n एटम, ठीक, तो इसमें हम डायरेक्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड वाले फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, अगर आप एक बार दिमाग देंगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग सकता, क्योंकि मुझे निकालना अल्टीमेटली मास है। मुझे निकालना क्या है? अल्टीमेटली मास है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं। तो एक चीज देखिए, ये वाला फॉर्मूला ना देख के मैं इस वाले फॉर्मूले पर स्विच करता हूं, ठीक है। इसमें हमें ये निकालना है, ठीक, m निकालना है। यहाँ पर छोटा बड़ा वाला m, यहाँ पर बड़ा वाला m आपको गिवन हो जाएगा, क्योंकि n एटम दे रखे हैं, तो बेसिक बड़ा वाला m क्या हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। बड़ा वाला n भी गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23, और ये जो na है वो आपके पास वैल्यू होती ही है। इसीलिए अब मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। पहले मैं लिखूंगा कि m क्या है यहाँ पर मेरा m क्या है? सही है, 14 ग्राम पर मोल। यहाँ पर मेरा m भी 14 ग्राम पर मोल है। तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, m अपॉन m इक्वल्स टू n अपॉन Na, तो मेरा जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। जगह थोड़ी सी कम है तो आप फिर से एडजस्ट करिएगा। m अपॉन क्या, ये 14, ये मैंने इसका एरो बनाया, ठीक है, ये एरो है, इक्वल नहीं है, तो एरो मतलब इसके आगे ये लिखा हुआ है। तो ये 14 इक्वल्स टू n की वैल्यू है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब na की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो m को मैं 14 को उधर ले जाऊं तो 14/2 और 14/2 कट के 7, तो 7 ग्राम्स मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर हो गया। तो फाइनल आंसर जो है वो मेरा यहाँ पर 7 ग्राम्स यहाँ पर बन जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से करना है। आपको खुद से एक ट्राई करना है, जो कि अभी करना है। इस वीडियो के बाद आपको फोर्थ वाला जो पार्ट है, इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है, मैं अभी इसे यहाँ पर रफ कर देता हूँ। फोर्थ वाला जो पार्ट है वो आपको अब इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको खुद से ट्राई करना है। ये आपका खुद से होमवर्क है। फोर्थ वाला जो पार्ट है वो आपको खुद से अभी ही ट्राई करना है, ठीक है। लास्ट वाले फॉर्मूले के लिए अभी हमने सारे फॉर्मूले के लिए एक तरीके से देख लिए। अगर ये वाला फॉर्मूला वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार देखेंगे आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। लास्ट वाला जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए, उसके लिए एक और क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ।
चलिए लास्ट वाले फॉर्मूला एक आपका यहाँ पर रह चुका है, तो लास्ट वाले फॉर्मूले के लिए एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ यहाँ पर। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वॉज फाउंड, मतलब एक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है, एक क्वेश्चन है, आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 0.4 ग्राम सैंपल दे रखा है जिसमें ऑक्सीजन भी है और बोरोन भी है। ऑक्सीजन भी है, ये गिवन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है और बोरोन भी है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा कंपाउंड का मास दे रखा है। ये किसका मास दे रखा है? ये तुम्हारा मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है, मतलब वो सैंपल है जिसमें ऑक्सीजन भी है, बोरोन भी है, और उसका पूरे का मास क्या दे रखा है? 0.24 ग्राम। इसका मतलब ये तुम्हारा मास ऑफ कंपाउंड है। आगे बात कर लेते हैं यार। आगे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो ये क्वेश्चन है, वाज फाउंड टू एनालिस्ट टू कंटेन 0.696 ऑफ बोरोन। इन्हें अलग अलग भी दे दिया कि इसमें से ऑक्सीजन का जो मास, बोरोन का जो मास है, बोरोन का जो मास है वो 0.096 ग्राम दे रखा है, और ऑक्सीजन का जो मास है वो 0.144 ग्राम दे रखा है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका इतना ही मास यहाँ पर आने वाला है। आप अगर आप देखेंगे तो 10, 1, 4, 14, 0.25 ग्राम्स यहाँ पे आने वाला है। अब जो आंसर निकालना है वो हमें ये निकालना है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। मतलब हमें ये निकालना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बोरोन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनका अलग अलग परसेंटेज निकालना है। तो मैं अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालूं कि मेरे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100। इतनी बात आपको शायद समझ आ चुकी होगी। मैं क्या करता हूँ कि 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100 में यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर आप इससे काटेंगे तो ये आपका लगभग 6 टाइम्स यहाँ पर कट जाएगा, 0.6 टाइम्स यहाँ पर ये कट जाएगा, और आपका जो आएगा O का परसेंट यहाँ पर 60% आएगा। सेम अगर मैं बोरोन का परसेंटेज निकालूं तो वो हो जाएगा 0.096 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपका कट के इंटू 100, जो कि आपका कट के 0.4%, 40% यहाँ पर बैठेगा। तो ये आपका यहाँ पर कट के 0.40% यहाँ पर बैठेगा। तो इस तरीके से यार इस फॉर्मूले पर भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप यार कि आपको एक पूरे शॉर्ट में ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। सो गाइस आशा करता हूँ यार इस वीडियो में यार इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने शायद आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं। शायद मेरे पास अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो उसके लिए बना सकता हूँ। इसकी न्यूमेरिकल पार्ट और आपका केमिकल फॉर्मूला बनाना, ये सब अगर आपको एक और वीडियो में चाहिए तो भी यार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया मुझे ना ये न्यूमेरिकल्स में थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मुझे मेरे लिए एक और अलग से वीडियो बना दो। तो वो भी यार मैं आपके लिए कुछ थोड़े से टाइम, मतलब आधे घंटे के लिए मैं पूरा बना सकता हूँ उस वीडियो को, जिससे आपको पूरी हेल्प हो सकती है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक चीज़ यार जो कि मैंने आपको बीच में भी बोली है कि मॉलिक्यूलर मास, वैलेंसी, ये सब याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपको मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। सो गाइस अगर प्लीज़ मेरा आपको टीचिंग एडवाइस या फिर टीचिंग का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसे ही वन शॉट में मैं पूरे आपके लिए लेक्चर्स यहाँ पर डालता रहूँगा और आपकी दिक्कतों को बहुत ईजिली सॉल्व करता हूँ। सो गाइज बाय बाय, टाटा, सिया। अच्छे से पढ़ो यार, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से मार्क्स लाएंगे। सो गाइज बाय बाय।